नमस्कार। मैं नमस्कार। डॉक्टर संजीव कुमार उपस्थित हूँ अनुस्वार मंच पर एक और साक्षात्कार के रूप में, विचार विमर्श के रूप में, संवाद के रूप में साहित्य डॉक्टर सुशील कुमार त्रिवेदी की साहित्यिक यात्रा की पड़ताल करने के लिए। हमें आशा है कि उनके अनुभव, उनके लेखन के बारे में जानकारी होने के बाद आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो सूचनाएं उपलब्ध हों वो प्रामाणिक भी होंगी और बहुत ही गंभीर भी हों। त्रिवेदी साहब, स्वागत है आपका अनुस्वार मंच। नमस्कार। और आज हम आपके साहित्यिक यात्रा का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। तो कैसे शुरू हुई यात्रा आपकी सर, ये जो साहित्यिक यात्रा है? कि मैं साइंस का विद्यार्थी था और साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स में। जी उसके सर। बाद मैंने हिंदी में एमए जब करने लगा तो जी उस सर। वक्त पढ़ते समय लिखने काम शुरू हो गया था और सन 63 में 1963 में ही मेरी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। तो बड़ी बात यह थी कि उसमें मैंने, क्योंकि प्रारंभिक काम था, तो रीति काल के साहित्य का मैंने इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में अपना विवेचन किया था, जिसको लेकर मेरे जो टीचर्स थे, बड़े इम्पोर्टेंट टीचर थे, उनको बहुत अच्छा लगा। और वहां से फिर लगातार 1963 से लगातार मेरा लेखन चलता रहा और विभिन्न पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपती रही। एक बड़ा काम यह हुआ था कि जगन्नाथ साथी भानु जो 19वीं शताब्दी हुए थे और उन्होंने हिंदी का पहला छंद शास्त्र लिखा था 1896 में, और उसको बड़ा महत्व मिला था। और लेकिन उसके संबंध में रामचंद्र जी शुक्ल ने कहीं कोई उल्लेख नहीं किया और दूसरे ग्रंथों में नहीं था। उसके बाद फिर मैंने काम किया तो उसकी मान्यता हुई। उसके बाद पंडित माधवराव सप्रे पे मैंने जो काम किया 1971 में, जब उनकी शताब्दी थी, तो धर्मी उपदेश की सबसे बड़ी पत्रिका थी। उसने मेरे लेख को एक लीडिंग आर्टिकल के रूप में छापा और उसमें मैंने शुरुआत ही ये की थी कि माधवराव सप्रे जिन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और उसके द्वारा उन्होंने हिंदी में समालोचना की शुरुआत की थी। और इस तरीके से उनके साथ रामचंद्र जी शुक्ल ने अन्याय किया और रामचंद्र जी शुक्ल का अनुगमन करते हुए अन्य इतिहासकारों ने का ठीक से उल्लेख नहीं किया। बड़ी बात यह है कि फिर बाद में काफी सारे लोगों ने काम किया और 1971 से लगातार मैं काम करता रहा, काफी सारे लेख छपते रहे और अभी उनकी पूरी रचनावली पे काम पूरा तैयार है मेरा, जो प्रकाशन के लिए जगह एग्रीमेंट हो चुका है मेरा। वो लगभग 5000 पेज का काम होगा, जिसमें उनके बड़ी बात यह थी कि माधवराव सप्रे बड़े लीडिंग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो उनके जो अलग अलग पक्ष थे, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, पत्रकारिता में योगदान, भाषा को सुधारने के योगदान, हिंदी की शब्दावली, अर्थशास्त्र की शब्दावली और अर्थशास्त्र में पहले लेखन का काम, और इस तरीके से उनके निबंध लेखन का काम, इन सब के काम चलता रहा। तो इस कारण लगातार लेख आते रहे। और इस बीच फिर दूसरे मुझे काम मिले, जैसे पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल ने मुझसे कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी पे आप काम करिए। तो उनके रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर काम किया और ये उनकी पूरे है और ये उन्होंने निकाला था। इसी तरीके से कुछ और भी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत मुझे काम मिलते रहे, जिनपे मैंने काम किया। एक बड़ा काम ये था कि जो भानु जी का छंदा प्रभाकर है उसका मैंने संपादन किया। बहुत सुंदर। और इसी के साथ ही उसके बाद मैंने अपनी एक पुस्तक निकाली थी जिसका था छंद का आधुनिक रचना विधान, क्योंकि हिंदी में जो छंद शास्त्र आया वो संस्कृत से आया था और उसको पहली बार हिंदी की अपनी प्रकृति और हिंदी की अपनी जो रवानगी, उसके आधार पर जो छंद शास्त्र तैयार किया था वो भानु जी ने तैयार किया था। और इसीलिए बाद में फिर मैंने
एक और किताब, एक प्रोजेक्ट करते हैं कि भानु जी के पूरे कंट्रीब्यूशन पर, दीनानाथ साहब भानु के पूरी किताब आई। तो इस तरीके से काम किया था। एक और काम था, उनकी बड़ी किताब थी काव्य प्रभाकर, जिसमें पूरे काव्य शास्त्र का था, उस पर भी काम किया था। नागरिक प्रसारणी सभा ने उसका उपयोग किया, पर दुख की बात यह है कि उन्होंने मेरे पूरे कार्य का उपयोग किया, पर मेरे नाम को लेख नहीं किया, क्योंकि उसमें अज्ञातशील था। लेकिन इसीलिए बाद में किताबें आ गई। इस तरीके से काम करते हैं। एक और बड़ी बात है कि भोपाल में 1973 में जो एक सांस्कृतिक क्रांति का काम शुरू हुआ, जिसे अशोक वाजपेयी, शरद जोशी, शानी, प्रभाकर चौधरी आदि सब कुछ, उनके साथ ही मैं भी एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में था। तो लगातार उनके लिए काम करते हुए, लगातार उस वक्त समीक्षाएं लिखते हुए और दूसरे लेख लिखते हुए चलता रहा। लगा जितनी बड़ी पत्रिका है उस समय की, जितनी बड़ी पत्रिका अंग्रेजी की और हिंदी की दोनों की, उन सब में मेरी रचनाएं प्रकाशित हो रही थी। इस तरीके से इसमें कोई शक नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर शिव साहब पाठक, जो विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हेड थे और जिन्होंने जायसी पे बड़ा अभूतपूर्व काम किया था, जायसी की कुछ रचनाएं उन्होंने जर्मनी से खोज के निकाली थी, वो मेरे गुरु थे। दूसरे उन्होंने संख्या के क्षेत्र में मुझे राजेश्वर सक्सेना ने प्रेरित किया था। और बाद में एक प्रभुदयाल जी अग्निहोत्री से, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर थे और बाद में वाइस चांसलर बने थे, फिर शरद जोशी और अशोक वाजपेयी, ये दो व्यक्ति थे जो निरंतर मुझको लिखने के लिए करते रहते। और अनेक मंच पर शरद जोशी ने वही उसी 60s में, और अशोक वाजपेयी 73 के बाद लगातार मुझे ऐसे अवसर दिए जिससे कि मैं साहित्यिक मंच पर आ सकूं। और अशोक वाजपेयी की जो पत्रिकाएं थी, पूर्व ग्रह, कला वार्ता, इन सब में लगातार मेरे लेख प्रकाशित होते रहते, काम करते हुए, और इस तरीके से काम चलता रहा। फिर लगातार शासकीय नौकरी में भी रहा, आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा, इलेक्शन कमिश्नर रहा, वगैरह वगैरह। और भारत के बी इम्प्रेशन कमीशन चेयरमैन, जिसके सुप्रीम कोर्ट जज के साथ काम करने, उसमें जब मैं व्यस्त हो गया तो कुछ काम थम गया। पर 2008 के बाद जब मैं रिटायर हो गया, उसके बाद फिर से एक बार पूरी उसके बाद लगातार। और इसीलिए फिर क्या हुआ, सरकार ने मुझे फिर से डिस्ट्रिक्ट एडिटर राइटिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, उसने काम किया। तो उस बीच फिर क्या हो गया, काफी सारी किताबें, और उस वक्त जो 2-3 महत्वपूर्ण किताबें आई, वो एक थी अक्षय विरासत। ये अक्षय विरासत आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये कृति पब्लिश हुई थी 2012 में, और इसके 50,000 से ज्यादा का एडिशन निकला था। और फिर उसी तरीके से उस क्रम में किताबें आती रही। और एक और बड़ी किताब आई कि छत्तीसगढ़ के 36 अक्षर थे, जिसे छत्तीसगढ़ के पूरे 200 साल के इतिहास में जितने बड़े कवि है उनको लेकर। महत्वपूर्ण बात यह संजीव जी, आप जानना चाहेंगे कि संत कबीर का सारा काम था मौखिक था जी। उनके जो पट्ट शिष्य थे धनीधर दास, जिन्होंने पहली बार कबीर दास के पूरे रचना कर्म को ग्रंथ रूप दिया था, धनीधर दास, उनसे माना जाता है कि इनसे ही छत्तीसगढ़ी साहित्य की शुरुआत होती है। उसके बाद लगातार काम चलता रहा। तो जितने लेखक थे, इस छत्तीसगढ़ के जो 36 बड़े लेखक हैं, बड़े लेखक रचनाकार हैं, उनके ऊपर पूरा काम करके ये बड़ा रचनात्मक काम आया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार 63 से लेकर भिन्न मुख्य रूप से समीक्षाएं प्रकाशित होती रही। उन समीक्षाओं का एक बहुत अच्छा संग्रह निकला जो आपने निकाला, संस्कृति की सत्ता। इस संस्कृति की सत्ता में ये बड़ी बात है कि इसकी बड़ी जगह जगह चर्चा हुई है। और इसके में जो है कि आपको एक पूरे युग का कि कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, संस्करण, आलोचना, कविता, व्यंग्य, पत्रकारिता, इनके जो महत्वपूर्ण किताबें हैं पिछले 50 साल की, उनकी समीक्षाएं हैं। और उसके साथ साथ जो साहित्य और संस्कृति के बीच एक तादाद में एक समन्वय है, और विभिन्न कलाओं के बीच जो परस्पर संबंध है,
उन संबंधों को इस पुस्तक में उजागर किया गया। इसीलिए संस्कृति की सत्ता बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसे भी लेख हैं जो बड़ी पत्रिकाओं में छपे थे। इस तरीके से लगातार काम चलता रहा। एक बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि साहब ये किताब है मध्यवर्ती, ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। जी सर। मध्यवर्ती जो है वो सेंट्रल इंडिया के जो बड़े संगीतकार हैं उनके ऊपर एक पुस्तक है। और इस पुस्तक का विमोचन इंदिरा गांधी ने 1983 में भारत भवन के उद्घाटन के समय पर किया था। और फिर लगातार जो मैं साहित्यिक और सांस्कृतिक समीक्षाएं कर रहा था उसके ऊपर पूरी पुस्तक है कलाधानी, जिसमें लगभग 10-12 साल में उस वक्त जितनी भी भोपाल में साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां होती रही उनको लेकर पूरी समीक्षा है। और ये माना जाता है कि इस पुस्तक के माध्यम से एक पूरी शब्दावली और शैली विकसित हुई कि जो सांस्कृतिक समीक्षा को सामने लाई। आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरे 75 वर्ष पूरे होने पर भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो संतोष चौबे जो साहित्य अकादमी में भी हैं और कई विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं, वो उन्होंने मेरा जब परिचय दिया तो इस किताब को लगातार कोट करते हुए दिया। और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे रमेश चंद्र शाह। उनका भी ये कहना था कि सुशील त्रिवेदी को सारा काम छोड़कर केवल और केवल समीक्षा का काम ही करना चाहिए। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि उन्होंने अपनी किताबें मुझे भेजी रमेश चंद्र शाह ने, और ये कहा कि मैं उनकी समीक्षा लिखूं और वो प्रकाशित हुई। इस तरीके से और बड़ी बात हुई कि आप जानते हैं कि हम लगातार जो काम कर रहे थे उसमें कुछ अनुवाद के काम बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये आपको ये अद्भुत किताब है संजीव जी, 1971 में छपी। तब मैंने डॉक्टरेट नहीं थी तो मेरा नाम था सुशील कुमार त्रिवेदी। ये सन 1971 में छपी, इसके कई एडिशन निकले हैं। और इस पुस्तक के लिए मुझे भारत के रक्षा मंत्री ने उस वक्त कृष्णचंद्र पंत जो थे भारत के रक्षा मंत्री थे, और रक्षा मंत्रालय के अंदर एक समारोह हुआ था। उस समारोह में मुझे सम्मानित किया गया था इसी पुस्तक के लिए, क्योंकि इससे भारत का पूरा सैन्य इतिहास सामने आता है। और 71 में छपी थी किताब ये। इसके फिर कई एडिशन निकले हैं। कुछ और भी अनुवाद के कुछ बड़े काम हैं जो राजकमल से दूसरी जगह से प्रकाशित हुए हैं, वो बात करें। इधर लगातार आप किसी दूसरे प्रकाशक को काम नहीं देना, मेरे पास भेजना। अवश्य। अभी तो लगातार आपने जो मेरी नई किताब छापी है समय के साक्ष्य, ये समय के साक्ष्य आपने अभी भी छापी है। और इस किताब की बड़ी चर्चा हो रही क्योंकि इसमें पहली बार हमने पिछले 20वीं शताब्दी के जो 8 बड़े लेखक थे जिनके 100 साल पूरे, उनके पूरे रचनाक्रम का एक पूरा संचय है। और उसके साथ ही हमारे यहाँ किस तरीके से हम अपनी परंपरा का पुनर्नवीकरण करके आ रहे थे उसको भी लिखा, तो वो इससे बातचीत आ गई। इधर एक बड़ा काम और हुआ संजीव जी, आप जानते हैं कि पंडित माधव सप्रे ने सन 1900 में निकाला था सदगुरु मित्र। और 1900 में सरस्वती निकली थी प्रयाग से। 1903 में महावीर साहब द्विवेदी उसके संपादक बने। 1903 में पत्रिका बंद हुई सदगुरु मित्र। उसके बाद माधव सप्रे ने नागपुर से केसरी निकाला, हिंदी ग्रंथमाला निकाली। लेकिन इस पत्रिका का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद 2008 के बाद हमने उनकी जो क्षत्रिय मित्र पत्रिका थी उसका पुनः प्रकाशन आरंभ किया। और लगातार 2009 से बिना किसी व्यवधान के वह पत्रिका निरंतर लिख रही है। अब बड़ी बात यह है कि उस पत्रिका में हम केवल और केवल एक गंभीर चिंतन ही प्रस्तुत करते हैं, समीक्षा का, कविता और कहानी का, किसी प्रकार का और कोई प्रचारात्मक लेख नहीं होता है। उसमें हम कोई समाचार भी नहीं देते हैं। मुझे भी बहुत पुरस्कार मिले, मेरी किताबें, पर उनकी कोई चर्चा नहीं। हम केवल और केवल हिंदी में जो बड़ा काम हो रहा है उस काम को सामने लाने के लिए उस पत्रिका में सदगुरु मित्र ने का संपादन करके निकाले। उसमें कुछ अंक है। एक पत्रिका सर आप भूल गए हैं जी, उल्लेख करना, अनुस्वार है। तो
आपको जान के अच्छा वो लगे। भी आपकी पत्रिका है और उस संपादन का काम समझ लीजिए आप ही के पास है। हाँ, आपका तो नियमित रूप से लेख आता है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि जब मुक्ति बोध के 100 साल हुए तो हिंदुस्तान में सबसे पहले छत्तीसगढ़ मित्र ने विशेषांक निकाला, और जिसके लिए रायपुर में एक बड़ा समारोह हुआ। अशोक वाजपेयी आए और उन्होंने जनसत्ता में लिखा कि जैसा कार्यक्रम रायपुर में ऐसा दिल्ली आने कहीं नहीं हो सकता था, और उस विशेषांक को उन्होंने बहुत अच्छा माना। इसी प्रकार जब श्रीकांत वर्मा पे उनके 86 उनकी डेथ के बाद उनका कोई काम नहीं होता, श्रीकांत वर्मा पर हमने एक बड़ा विशेषांक निकाला और उसका भी एक बड़ा समारोह है उस दो। और अगली बड़ी बात यह कि विनोद कुमार शुक्ल जो आज की तारीख में हिंदी के सबसे शीर्षक रचनाकार हैं, उनके 80 जन्म साल पूरे होने पर हमने जो विशेषांक निकाला, इससे पूरा उनका रचना करना है। कुछ इसी प्रकार का काम हमने जो है क्रांति कुमार जैन पर किया, फिर तेजेंद्र गगन पे किया, और अभी हाल में ही हमने विजय बहादुर सिंह पर काम किया, और जो एक और कहानीकारों पर भी हमारा कुछ काम हम लोगों ने किया है। इस तरीके से हम अपने संपादन के द्वारा हिंदी की जो वर्तमान स्थिति है उसको पूरी संख्यात्मक रूप से सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरा अपना जो लेखन है वो तो लगातार चल ही रहा है। जी, व्यंग्य शास्त्र पे हम एक कंपेंडियम निकालना चाह रहे हैं। जी, तो उस पर आप कोई लेख दीजिए। हाँ जी, बात करेंगे जी, जरूर आपसे कुछ और भी विस्तार से कैसे काम करना है, क्या करना है, उसको करेंगे। हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस बीच जो और भी मेरे काम का एक और क्षेत्र रहा है, क्योंकि मैं निर्वाचन आयुक्त रहा हूँ, भारत के डिलिमिटेशन कमीशन मेंबर रहा हूँ, और इस कारण संविधान पे और काफी काम करना पड़ गया निर्वाचन पर। लेकिन इसके अतिरिक्त जनसंपर्क और संचार पर भी मेरा लगातार काम होता रहा, और उस पर भी मेरी कई पुस्तकें जो प्रकाशित हुई हैं, जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रकाशकों द्वारा लाई गई है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कहने पर मैंने सोशल मीडिया पर उनके लिए किताब तैयार करके दी थी, और अभी भी मुझे पुनः इसके लिए ऑफर है कि मैं तैयार करके दूं कि संचार का वर्तमान स्थिति क्या है। जी संजय कुमार, हमारी एक भूमिका लिख दीजिए। जरूर, आपकी किताब का भी कोणार्क का किया था। जी हाँ, और आपके जो अभी पूरा संकलन आ रहा है उसका भी हमने आपको भूमिका बना के भेजी है। जी सर, थैंक यू। ये किताब जो है ना अहिल्या पर आधारित है। जी बताएं। जी, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। हाँ, सॉफ्ट कॉपी भेज दें, उसमें काम करेंगे। जी हाँ, काम करेंगे। तो हाँ, हमारे को जो विशद विस्तारित सारा कार्यक्रम दिख रहा है आपका, जी कैसे कर लेते हैं आप? ये बहुत करते हैं, क्योंकि आपको जान के अच्छा लगेगा कि चाहे मसूरी में IAS अकेडमी हो, हैदराबाद में पुलिस अकेडमी हो, या राज्यों की जो दूसरी प्रशासन अकेडमी है, या हिंदुस्तान भर के अन्य विश्वविद्यालय हैं, उनमें निरंतर मुझे व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाता है निरंतर। और उसी तरीके से लगातार भिन्न भिन्न सिलेक्शन बोर्ड में, चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिलेक्शन हो, PSC हो, UPSC, इनमें भी जाना होता रहता है। ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि यशोधरा मिश्र जो उड़िया की बड़ी कवयित्री है, बड़ी लेखिका है, उनके पति सत्येंद्र मिश्र भारत सरकार सचिव है। उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था, तो यही सवाल जो आप पूछे, तो मैंने कहा देखिए, मैं ये सारा काम बड़े आनंद के साथ करता हूँ। मैं ऐसे किसी काम को कोई बोझ नहीं मानता हूँ, ये मुझे लगता है। और मैं इसको करते हुए अपने सुख के लिए काम करता हूँ। इन सब कामों को करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आती। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा तब भी सरकार में सचिव पद पर रहा, या अन्य निर्वाचन के पद पर रहा, अन्य पदों पर रहते भी उन कामों को में भी पूरा। और इसीलिए आपको जान के अच्छा लगेगा संजीव जी कि नरसिंह राव जी जो प्रधानमंत्री थे, तो मुझे बेस्ट कलेक्टर के रूप में उन्होंने विज्ञान भवन में सम्मानित किया था। अरे वाह, मुबारक हो।
तो इस तरीके से मेरे लेखन के लिए मैं बड़ा आभारी हूँ कि अभी पिछले साल राज्य सरकार ने मुझे यहाँ के जो सर्वोच्च शिक्षा का साहित्य का सम्मान है वो दिया, और अभी नॉर्वे का मुझे पत्रकारिता का सम्मान मिला। भारत सरकार से बहुत सम्मान मिले, और उससे बड़ी बात यह है आप लोग जो लगातार मुझसे बातचीत करते रहते हैं, मुझसे काम कराते रहते हैं, मेरे लिए ये किसी भी सरकारी या गैर सरकारी पुरस्कार से बढ़कर है। इसलिए हम अभी साहित्य अकादमी जो भारत सरकार की उसके सदस्य हैं, उसमें जो हिंदी सलाहकार बोर्ड है उसके भी सदस्य हैं, और हम उनके लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरी ये पुस्तक जी सर पुन्नालाल बख्शी, इसका प्रकाशन विगत वर्ष किया था जी। और अभी एक किताब उनके पास मेरी चली गई है जिसका प्रकाशन कर दिया। तो ये आप जो सब मुझसे काम कराते रहते हैं और इस तरीके से मुझसे काम करने के लिए आग्रह करते, यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसी में मुझे जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो किसी भी पुरस्कार से बढ़कर। आपने इतनी विधाओं पर काम किया है, तो आपको कौन सी विधा सर्वोत्तम लगती है, या जैसे कहते हैं ना सबसे प्यारी लगती है? देखिए, मुझे सबसे जो मैंने आपसे कि मैंने काम शुरू किया था समीक्षा से। जब मैं विद्यार्थी था 1963 में, तभी मैंने समीक्षा से काम शुरू किया लगातार। तो जो समीक्षा का काम है वही सबसे बड़ा है, और मेरी जो स्थापना है वो मुख्य रूप से एक समालोचक के रूप में ही है। मेरा काम अलग है, मेरे कहानी संग्रह भी कभी प्रकाशित हुआ था, पर उसके बाद मैंने कभी कोशिश नहीं की। मेरी जनसंपर्क पे या मीडिया पे किताबें हैं, वो सब बातें चलती रहती है, पर मुझे अपना जो सबसे अच्छा काम लगता है वो यही है, ये जो समीक्षा काम है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि इतिहास तो केवल अपने समय की राजनीतिक या दूसरी घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है, पर साहित्य अपने समय का पूरा समेकित चित्र प्रस्तुत करता है। एक समझ जाइए कि अगर किसी भी समय को, किसी भी जाति को, किसी देश समझना है तो उसके साहित्य को देखना पड़ता है। इसलिए उस साहित्य की समीक्षा करते हुए मैं मानता हूँ कि हम एक पूरे समय, एक पूरे इतिहास काल की समीक्षा करते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जब आम आदमी केंद्रीय हो जाता है साहित्य में, इतिहास में तो जो बड़े नायक होते केवल वो होते हैं, पर साहित्य में जब आम आदमी और आम परिस्थितियों का जिस तरीके से विवेचन होता है, वह सबसे बड़ी बात सामने लाता है। इसलिए उसकी समीक्षा करते हुए मैं मानता हूँ कि मैं अपने समय की समीक्षा कर रहा हूँ, अपने समय के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात, मैं कभी भी साहित्य को अकेले साहित्य के मापदंडों में नहीं, मैं हमेशा उसको संस्कृति के जो दूसरे मापदंड है, जो समसामयिक संस्कृति है, जो समसामयिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए मेरे जो समीक्षा का आधार है वो पूर्ण रूप से सांस्कृतिक आधार है, और इसीलिए उस पर काम करते हुए संस्कृति का अध्ययन निरंतर करते रहना मेरा काम है। मैं उन पुस्तकों को पसंद करता हूँ जिनमें हमारी अपनी संस्कृति का एक प्रकार से व्याख्या उपस्थित होती है। और इसीलिए फिर आप जब कोणार्क पर लिखते हैं तो कोणार्क में आप एक साथ साहित्य लेकर आते हैं, दूसरी तरफ पुरातत्व को लेकर आते हैं, शिल्प को लेकर आते हैं, और कविता लेकर आते हैं। अभी आपने अहिल्या की बात की है, तो ये ऐसे काम की समीक्षा करते हुए, ऐसे काम का अध्ययन करते हुए, ऐसे काम का विश्लेषण करते हुए मुझे सर्वाधिक सुख मिलता है, सर्वाधिक आनंद मिलता है। आपने कविता क्यों नहीं चुनी? देखिए संजीव जी, हर कोई जवानी में कुछ ऐसी कोशिश करता है। ऐसी कोशिश मैंने भी जब पिक्चर की, मुझे लगा कि उसमें मेरी गति नहीं है। कहानियां मैंने पत्रिकाओं के कहने पर, टेलीविजन के कहने पर, आकाशवाणी कहने पे कहानियां लिखी थी, पर वो भी मुझे लगा यह मेरी विधा नहीं है। इसलिए उस छपी पुस्तक का मैं कभी उल्लेख भी नहीं करता हूँ कविता कहानी का, कि मेरा कोई रचनाक्रम है। तो मैं मानता हूँ कि वो रचनाक्रम मेरा गंभीर उस तरीके का नहीं है जितना गंभीर ये रचनाक्रम है। जी, कौन सी रचना आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? देखिए, मैं जो समीक्षा का काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आपने मेरी जो पुस्तक अभी निकाली थी, संस्कृति की सत्ता, इसको मैं मानता हूँ कि इसमें मेरा पूरा, क्योंकि इसमें लगातार पिछले 50 साल के में मेरी लिखी समीक्षाएं वो आ गई हैं। एक तो ये तो मैं मानता हूँ। दूसरा, ये जो कलाधानी है जो सन 86 में निकली, इस कलाधानी में
उस वक्त की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक कलाएं, चित्र कलाएं और साहित्य को लेकर उसमें जितना काम भोपाल में चल रहा था 73 से लेकर 86 तक का, तो उसका सारा का सारा संचय इसमें आती। तो मैं मानता हूँ कि मेरी जो सांस्कृतिक चेतना है उसका प्रारंभिक रूप इसमें आया है। और दूसरी आपने ये जो पुस्तक छापी है संस्कृति की सत्ता, इसका नाम ही इसी संस्कृति की सत्ता है कि इतिहास को हम संस्कृति से अलग नहीं कर सकते, और इतिहास अगर सत्ता है तो उससे बढ़ के संस्कृति है, और संस्कृति को जानने के लिए ठीक है, जानना जरूरी है। लोगों को चाहिए कि अपने देश की जो संस्कृति है उसे न भूलें, बाकी चाहे कुछ भी करें। मैं इंडोनेशिया की विजिट पर था, तो जकार्ता में मेरी किसी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार तुम सब लोग मुस्लिम हो गए हो, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री हो गए हो, तो फिर ये पूजा कैसी होती है आप लोगों के यहाँ? आप लोग गाने भी गाते हो और संगीत में भी घुस जाते हो सब जगह, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इसमें धर्म आड़े आता है? ये मैंने इसलिए पूछा कि अपने कहा था ना बंदा मातरम नहीं गा सकते, तो उन्होंने कहा देखिए संस्कृति जो है वो हमारी धरोहर है, और मजहब जो हम चुनते हैं वो हमारी पसंद है। तो हम संस्कृति से इधर उधर नहीं जा सकते। आज भी त्रिवेदी जी आप बिलीव नहीं करेंगे, डेली रामलीला होती है बाली में जी, डेली रामलीला होती है, और कितने मंदिर बने हुए हैं मत पूछिए। और सबको बोलो वहां, ये नहीं कि हम अंदर नहीं जा सकते, सब जा सकते हैं अंदर। तो संस्कृति एक ऐसी चीज है जो अक्षुण्ण रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होने पाए, उसको मेंटेन करके लोग चले तो जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जितना भी वैदिक साहित्य है, वह वैदिक साहित्य भी किसी धर्म के आधार की बात नहीं करता, वह भी केवल संस्कृति की बात करता है। मैं जितने भी ये जो ग्रंथ है उनको मानता हूँ, वो सबसे पहले हमारे बात करते हैं हमारी संस्कृति का रूप करती कि किस तरह से प्रकृति के पूजन से लेकर हम आगे बढ़ते गए, और बाद में हम किस तरीके से पौराणिक काल में आए, जब पुराण काल में आगे बढ़ते, और उनमें भी हम पाएंगे। अगर आप महाभारत और रामायण का विश्लेषण करें तो जिस तरीके से रामायण में रामचंद्र का पूरा वानरों के साथ संपर्क है, दूसरी जातियों के साथ संपर्क है हिंदुस्तान भर की, तो वो एक अलग संस्कृति का रूप देता है। और महाभारत में जिस तरीके से कृष्ण का चरित्र प्रस्तुत किया गया कि कैसे वो अलग अलग विचारों के बीच समन्वय बैठाने की कोशिश करते हैं, और युद्ध को अनावश्यक मानते भी आवश्यक रूप में उसका सामना करते हैं। यह भी कि हर चुनौती हमारे लिए एक अवसर है, और किसी भी चुनौती को हम एक अवसर के रूप में ही लेते हैं, और वो पूरा और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितने सवाल हैं उन सवाल का कहीं ना कहीं उत्तर आपको महाभारत में मिल जाता है। यही संस्कृति, ठीक बात है कि संस्कृति अगर दो बड़े ग्रंथ हैं, भारतीय संस्कृति के दो महानतम ग्रंथ हैं, और इनकी भिन्न भिन्न संस्करण उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमको मिलते चलेंगे। हर भाषा में रामायण अलग होगी, कुछ कथा अलग हो जाएगी, पर मूल मंत्र जो है समन्वय का और प्रेम का, अहिंसा का, वो बात वहां पर बनी है। और यही बात मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन साहित्यिक रचनाओं में ये हमारी सांस्कृतिक चेतना बनी रहे, और हम प्रेम को, सद्भाव को, शांति को ही प्रमुखता दें। जी। तो लेखन में जो विषय वस्तु है जिस पर आप लिखने जा रहे हैं, चाहे कहानी लिख रहे हैं, समीक्षा लिख रहे हैं, उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? कैसे आप चुनाव करते हैं कि हम इस पर लिखें? जी देखिए, इतनी देर से बात करने बार बार आपको लगा होगा कि मैं संस्कृति की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ कि जब मैं अगर किसी पुस्तक की समीक्षा भी करता हूँ तो सांस्कृतिक चेतना ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है। ये सांस्कृतिक चेतना अलग अलग रूप में आती है। ये हमारी सामाजिक परिस्थितियों में आती है, हमारी आर्थिक परिस्थितियों भी आती है, और हमारी जो राजनीतिक परिस्थिति उनमें भी आती है। पर ये जो मूल चेतना है ये मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मेरा अपना लेखन भी पूरी तौर पे इसी आधार पर चलता है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को कितना सुरक्षित रख रहे हैं,
कितना हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बात है। तो विषय वस्तु और पात्रों के बीच में आपके केस में तो पात्रों की विशेषता नहीं रहती है, विषय वस्तु ही मुख्य होते नहीं, जब कहानी रहती है। लिखना बंद कर दिया और इसलिए पात्र नहीं, विषय वस्तु ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ठीक बात है। मेरे लिए जिसको कहते हैं कंटेंट, जो है कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस कंटेंट का हम किस तरीके से हम उसका विस्तार कर रहे हैं, किस तरह इसको प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्ति। बात है कि जब तक कंटेंट की अभिव्यक्ति इस रूप में नहीं हो कि वह सामने पाठक तक की अपनी अभिव्यक्ति बन जाए, बड़ी बात यह है, बड़ी बात। जब कोई हमारी अभिव्यक्ति पाठक की अपनी अभिव्यक्ति बन जाती है, उससे सहमति असहमति बात अलग है, पर होना यही चाहिए कि मेरी अभिव्यक्ति और सारी अभिव्यक्ति हमारी अपनी अनुभूति और अपने अनुभव पे आधार होता है। हमारे अनुभव अलग अलग होते हैं, हमारी अनुभूतियां अलग अलग होती हैं। इन अनुभूतियों और अनुभव के आधार पर ही हम अपने विषय वस्तु को आगे लेकर जाते हैं। अगर मैं कहानी नहीं लिखता हूँ, पर कहानी भी तो यही है ना, कहानी में तो यही बात आएगी ना कि हम किस तरीके से अपने समय के साथ उसको बढ़ा रहे हैं। आपके अपने लेखन में आप पाएंगे कि आपका समय बोलता है, भले आप बात करें प्राचीन काल की, लेकिन उसे अपना समय ही उभर जाता है, क्योंकि आपकी जो अभिव्यक्ति होती है वो आधुनिक हो जाती है। कंटेंट उसका प्राचीन कालीन हो सकता है, बड़ा पुराना हो सकता है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति नई होगी और नई अभिव्यक्ति होने के कारण वो पाठक से जुड़ती है। कोणार्क पर काम करते समय आपको क्या कैसा लगा ये किताब? कोणार्क की जो संख्या मैंने लिखी थी, मुझे अभी भी याद है, मैंने बार बार कोट किया था कि उसमें आपने क्या किया, अर्थ धर्म काम मोक्ष, भारतीय संस्कृति के जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन 4 पुरुषार्थों को लाने की कोशिश की थी, जो आमतौर पे लोग इसका समन्वय नहीं कर पाते। आपने काम को, अर्थ को भी पूरी तरह से और मोक्ष को लाया, और हम जानते हैं ओडिसी नृत्य ही पूरा मोक्ष से समाप्त होता है ना। तो वही पूरी पूरी अभिव्यक्ति, पूरी मोक्ष की जो अभिव्यक्ति है वो वहां पे किस तरीके से नृत्य की भंगिमाओं में आती। फिर उसके साथ जो संघर्ष है, जो शिल्पी का संघर्ष है कि किस प्रकार शिल्पी के सबको संघर्ष करना पड़ता है, उसकी सामाजिक परिस्थितियों को बताता है। उसके साथ साथ जो आपने वहां पर ऐतिहासिक संदर्भों को लाने की कोशिश की है इतिहास पर, और वो फिर उसमें एक वैज्ञानिकता आ जाती है कि जब आप कोणार्क की पूरे पुरातत्व और शिल्प का वर्णन करते हैं, उसका आर्किटेक्चर का वर्णन करते हैं, तो उसमें विज्ञान भी आ जाता है। ये जो समन्वय है, और फिर बार बार आपके जो कविता का पक्ष है, कविता की रसात्मकता जो है, वो भी उसमें प्रकट होती है, और इसीलिए मेरे लिए वो रचना महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे एक साथ भारतीय संस्कृति के चारों पुरुषार्थ वहां पर चरितार्थ होते हैं, चारों पुरुषार्थ, जो आमतौर पे हमारी रचनाओं पे जो आप बड़ा आक्षेप लग रहा है कि या तो काम पे जोर हो जाएगा या अर्थ पर जोर हो जाएगा। हमारी साहित्यिक रचनाओं में आजकल 2 ही तत्व हैं, पहला काम और दूसरा अर्थ। अर्थ मतलब हमारी जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनके बाद, या फिर काम आ जाता है। इसलिए अगर जब भी हमें बात आएगी स्त्री विमर्श की बात आएगी, तो वहां भी काम को प्रमुखता दे दी जाती है। जब हम प्रगतिशील बात करते हैं तो अर्थ आता है। पर आपने इन चारों पुरुषार्थों को एक साथ लाकर भारतीय संस्कृति के समन्वित रूप पर, उसके प्रामाणिक रूप को हमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया। व्यंग्य पर काम बहुत हो रहा है जी। और व्यंग्य शास्त्री या व्यंग्य रचनाकार बहुत अधिक संख्या में देखने में आ रहे हैं। इसे एक स्पष्ट और पृथक विधा माना जाना चाहिए, या ये व्यंग्य जो है ना एक एलिमेंट, एक तत्व के रूप में सारे विधाओं में ऑलरेडी शामिल माना जाना चाहिए? संजय जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया, जिससे मेरा लगा, मैंने आपसे कहा कि मेरे प्रारंभिक लेखन में शरद जोशी का बड़ा योगदान है। शरद जोशी और हरिशंकर परसाई 2 व्यंग्य को स्थापित करने वाले सबसे बड़े रचनाकार हैं, और शरद जोशी से तो प्रतिदिन का संबंध है, प्रतिदिन का संबंध है, एक साथ काम करने का संबंध है। सारी साहित्यिक वहां पे जितने भी
आयोजन होते थे साथ साथ काम करते, लेखन में साथ साथ काम करते। उन्होंने मुझे स्थापित किया था, रेडियो ने स्थापित किया मुझे टेलीविजन पर, मेरा नाम को बताकर, मैं यंग था बिल्कुल। और हरिशंकर परसाई थे क्योंकि मध्य प्रदेश के थे और प्रगतिशील लेखन के लिए जाने जाते थे, तो इस तरह उनकी अपनी अलग व्यवस्था थी। और शरद जोशी की अलग थी। मैं शरद जोशी बहुत बड़ा मानता हूँ। उसी वक्त मेरी किताब आई थी, आपको जान के मैंने तो उल्लेख पहले नहीं किया, अभी करना चाहूंगा। एक बुक थी अंग्रेजी की, 107 स्टोरीज अबाउट केमिस्ट्री। तो उसका मैंने अनुवाद किया, जो 3 वॉल्यूम में था, रसायन शास्त्र की 107 कहानियां। शरद जोशी को मालूम पड़ा तो उन्होंने मुझसे किताब मांगी, और किताब मांग के पढ़ के मुझसे सवाल किया। और शरद जोशी लगातार जिन चीजों पे लिखते थे, चाहे क्रिकेट पे लिखे, चाहे शास्त्रीय कार्यप्रणाली पे लिखे, जीवन लिखे, वो उनपे डूब कर लिखते थे। और यही बात हरिशंकर परसाई की पूरी तौर पर राजनीतिक रूप से देखते थे, उनमें वो उस तरीके से अन्य बातें नहीं आ पाती थी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने समाज को सामने लाने की कोशिश की। अब बड़ी बात आपकी 3 स्तर की बातें, क्या व्यंग्य को एक अलग विधा के रूप मानना चाहिए या व्यंग्य एक शैली है? देखिए, आप ये माना जाता है कि पहले लगातार अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र में जाए, याद करिए संजीव जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब लेखन शुरू किया तो उस वक्त पूरा पूरा उसमें व्यंग्य था। और उस समय के भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ का जो भी उनका भारतेंदु मंडल था, सब के सब अपनी रचनाओं में, चाहे वो कविता हो, चाहे नाटक हो, चाहे निबंध, उसमें व्यंग्य बड़ा महत्वपूर्ण था। और इस तरीके से व्यंग्य एक बड़ा इनपुट होता था उसके रूपांतर। वहीं से विस्तार पाया। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब लाकर उसको एक शास्त्रीय जकड़न में लाने किया, तब वहां पे व्यंग्य समाप्त होना शुरू हो गया, व्यंग्य पीछे छूट गया लगातार। उसके बाद बड़ी बात यह कि जिस तरीके से भारत में परिवर्तन होते रहे, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होते रहे, और हमारे जीवन में हमारे जो नायक थे, वो नायक कम, व्यंग्य के पात्र अधिक बन गए। हमारी राजनीति, हमारा धर्म, हमारी सामाजिक संस्थाएं अपनी सारी गरिमा को छोड़कर जिस तरीके से अपने चरित्र के पतन को प्रदर्शित करती रही, तो उस वक्त हो गया कि कहानी या कविता शायद उस तरीके से अटैक पूरा नहीं कर सकती जिस तरीके से वे सीधे सीधे इन पर, हमारी विद्रूपता पर, हमारी विसंगतियों पर करता है। इसका मुख्य कारण ये कि हमारे सामाजिक जीवन के चरित्र का जो पतन हुआ, हमारे राजनीतिक जीवन का जो पतन हुआ, हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका पतन हुआ, हमारे आसपास जो पतन हुआ, तो हमारे लेखकों को लगा कि ये वो मुद्दा है जिनको ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए इस समय आप पाएंगे कि एकदम से व्यंग्य लेखकों की बड़ी बाढ़ आई है, किंतु बाढ़ आई। 108 तो अभी आपने छाप दिए हैं 108 तो, लेकिन जो शीर्ष के व्यंग्यकार हैं वो बाकायदा है। मेरी प्रेम जन्मय से बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। मैंने कहा कि जब तक व्यंग्य हमारे समय की सामाजिक विज्ञान को ध्यान में रखकर, हमारे समय की अर्थशास्त्री नीति को ध्यान में अगर नहीं करेगा, तो उनका जोड़ नहीं सकता कि आपका जो साहित्यिक लेखन है, जो व्यंग्य का लेखन है, उसको अपने समय की सामाजिक परिस्थितियों से, आर्थिक परिस्थितियों से तालमेल इसका होना चाहिए, उससे अलग नहीं होती है। आप व्यंग्य करते हैं, बड़ी बात। उन्होंने माना कि हम अपनी साहित्यिक रूचि में कोशिश करते हैं कि सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के भी जो विशेषज्ञ हैं वो आए और देखें हमारे लेखन में हमारा लेखन कितना सही है, सही नहीं है, कितना प्रासंगिक है। इसलिए अब आपका मुख्य सवाल क्या, अब आज की तारीख में कविता और कहानी की बजाय इसीलिए व्यंग्य ने अपने आप को एक शैली के रूप में स्थापित कर दिया। पहले कभी ये कहानी के रूप में आता था, नाटक के रूप में आता था, जितने संस्कृत नाटक उसमें भी पाएंगे कि होता है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में व्यंग्य एक अलग विधा के रूप में स्थापित हो चुका है, और उसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल वगैरह और काफी के जो राइटर है, उन्होंने जिसको शुरू किया था, आज पूरी तौर पर एक विधा के रूप में स्थापित हो गया है। उसके लिए अलग से उसको कहानी में या निबंध के रूप में नहीं दिया जाता है। निबंध आज एक अलग विधा हो गई है, कहानी अलग विधा है, और व्यंग्य एक अलग विधा है। निश्चित रूप से हमारे गद्य की प्रगति को दिखलाता है। नाम लिया जाता, मीडिया का नाम लिया जाता। मैं कहता हूं कि 5वां स्तंभ भी गिना जाना चाहिए।
और पांचवा स्तंभ है साहित्य और कला। साहित्य अगर उम्दा किस्म का न हो, आदमी में चेतना न भरता हो और उससे सही सही संप्रेषण करके व्यवस्थाओं का, विसंगतियों का अगर काम न करता हो तो उसे रिजेक्ट कर दो। लेकिन साहित्य ने स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही अगर देख लें, हम पिछले 70-75 सालों का इतिहास देख लें या पिछली एक शताब्दी का इतिहास देख लें, तो ये लगेगा कि स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य भी लड़ाई सबके साथ खड़ा होकर के। आपकी क्या टिप्पणी होगी इसके ऊपर? संजीव जी, मैं आपसे कुछ अलग मत रखता हूँ। मैं हमेशा इस बात का प्रत्याख्यान करता रहा हूँ कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र के तीन ही स्तंभ है। विधायिका जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, कार्यपालिका जो विधायिका के कार्य को क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका जो विधायिका और कार्यपालिका के कामों पर दृष्टि रखती है। ये तीन ही स्तंभ है। और जहां तक पत्रकारिता का प्रश्न है, पत्रकारिता वो चौथा स्तंभ नहीं है, वह लोकतंत्र की जो मूल धारणा है, उस मूल धारणा को ही अभिव्यक्ति देने के लिए एक हमारा माध्यम है। और उसका एक और बड़ी बात है कि चौथा स्तंभ होने के कारण वो काम नहीं कर पाएगा जो काम अभी अलग कर पाएगा, कि वह विधायिका में भी हस्तक्षेप करता है, वह कार्यपालिका में हस्तक्षेप करता है, न्यायपालिका में। अभी स्थिति है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग क्षेत्र है। पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो इन तीनों ही क्षेत्रों में समन्वय और इनकी जो कमियां हैं और इनकी जो अपनी शक्ति है उसको सामने लाने की कोशिश करता है। और बिना अभिव्यक्ति के, बुनियादी बात है, इसको पकड़िए संजीव, बिना अभिव्यक्ति के कोई लोकतंत्र साकार होता नहीं। और जिसको कहते हैं कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है या पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया इतिहास है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है और पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया इतिहास है। इसलिए जब मैं पत्रकारिता को चौथा स्तंभ नहीं मानता हूं, बल्कि मैं मानता हूं वो तीनों स्तंभों के बीच, उन तीनों स्तंभों को वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन पर निगाह रखने, उस पर आदमी आ रहे, वो उससे ऊपर है। और इसी तरीके से साहित्य भी, जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि साहित्य इतिहास से बढ़कर है। वह केवल इतिवृत्तात्मक नहीं होता, वह नायकों के रूप में नहीं होता, बल्कि अपने समय के साधारण व्यक्ति को लेकर और सारी साधारण चीजों को लेकर बात करता है। और इसीलिए साहित्य भी, अब मेरी बात तो सुनिए संजीव, साहित्य भी किसी भी लोकतंत्र का एक बुनियादी हिस्सा है। अगर आप जानते हैं रशिया में क्या हुआ, दूसरे देश में क्या हुआ, कि जहां पर सत्ता ने साहित्यिक अभिव्यक्ति पर बंदिशें लगाने की कोशिश की। इसलिए साहित्य तो मूल रूप से इसको अलग नहीं माने, हम माने कि अगर लोकतंत्र है तो पत्रकारिता है और साहित्य है। इसलिए इनके तीनों हमारे जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका आधार बनता है पत्रकारिता और साहित्य। इन पे आधार, क्योंकि अगर हमारी पत्रकारिता ना हो, साहित्य ना हो तो विधायिका लोग पता कहां से चलेगा? विधायिका न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, पर साहित्य और पत्रकारिता हस्तक्षेप करता है और वही सार्थक हो। आज जब बार बार आरोप लगता है कि पत्रकारिता एक गुट विशेष का समर्थन करे या किसी एक अर्थ प्रणाली का समर्थन करे, किसी एक धार्मिक प्रणाली करे, तो उस पर आक्षेप आता है। इसलिए पत्रकारिता और साहित्य तभी होता है जब तीनों पर्व एक साथ अटैक करता है और तीनों की शक्तियों को सामने लाता है और तीनों की कमजोरियों को भी सामने लाता है और उनको बेहतर काम करने के लिए दिशा निर्देश का काम करता है। इसलिए वो चौथा पांचवा स्तंभ नहीं, बल्कि उनका आधार है। जनवरी और मार्च के अंक में जी मैं चाहूंगा कि इस विषय पर कुछ जाए। जरूर। तो आपने इस सब्जेक्ट को तुरंत समझ लिया, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा आलेख एक बना दीजिए। मैं बना दूंगा। मैं ये कि वो चौथा स्तंभ नहीं है और ये पांचवा स्तंभ, बल्कि ये तीनों स्तंभों का आधार है। आखिरकार देखिए, न्यायपालिका आप जानते हैं पुराने यूपी के कि पहले जज लोग समाज से अलग रहते थे, वो किसी भी सभा सोसाइटी में नहीं जाते, क्लब में नहीं जाते थे। तो आखिरकार उनको सूचना कहां से मिलती थी? समाज की सूचना पत्रकारिता से और साहित्य से मिलती थी। पहले के हमारे जो मंत्रीगण होते थे, अधिकारी होते थे, उनके लिए भी पूरा जानकारी और ज्ञान का आधार साहित्य और पत्रकारिता होता था।
इसलिए हम माने कि इनके कार्य के लिए ये आधार है। मैं ऐसा ही कुछ बोलूंगा जी। ऐसा देख रहे हैं आप, डिजिटल युग आ गया है, तो डिजिटल युग में आपको क्या लगता है, साहित्य का भविष्य सुंदर रहेगा, आगे बढ़ेगा, विकासशील रहेगा, या उसको चोट लगेगी? इसमें तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, हर समय में धीरे धीरे हम जिसको कहते हैं कि अपनी वाचिक परंपरा से हमने शुरुआत की। वाचिक परंपरा से हम हमारे जो लिखित परंपरा में आ गए। हमारा लोक साहित्य पूरा वाचिक परंपरा में था, और वही आज सबसे हमारा महत्वपूर्ण आधार है। बल्कि मैगजीन गोरकी का ये कहना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब तक हम अपनी वाचिक परंपरा के लोक साहित्य को नहीं जानते, तब तक हम अच्छी रचना नहीं कर सकते। वाचिक परंपरा धीरे धीरे, अब जब प्रिंटिंग प्रेस आए, 19वीं शताब्दी में जब प्रिंटिंग प्रेस आए और उसके बाद पुस्तकों और अखबारों का छपना शुरू हुआ, उससे साहित्य को एक बढ़ोतरी मिली। और हम जानते हैं कि रेडियो और टेलीविजन के आने के बाद साहित्य की भाषा बदल गई, क्योंकि लिखित जो पांडुलिपि थी उसकी भाषा अलग होती थी, और रेडियो और टेलीविजन की भाषा अलग होती थी। और इस तरीके से जो भी तकनीकी प्रगति होती है, उस तकनीकी प्रगति के साथ साहित्य की अपनी भाषा, अपनी शैली और अपनी अभिव्यक्ति का तरीका बदलता है। अब यही टेलीविजन के रूप में, अब नए रूप में हमारे पास डिजिटल जो युग आ गया है। डिजिटल युग में पहले चुनिंदा लोगों को ही मौका मिलता था कि वो अपनी रचनाएं छपने के लिए भेजें, किंतु आज हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोगों के पास तो मोबाइल की सुविधा उपलब्ध हो गई। 120 करोड़ लोग तक उपलब्ध है, 140 करोड़ की जनता से 120, और वो हर कोई अपनी अभिव्यक्ति उसमें कर रहा है, हर एक को संबंध है। इसीलिए आजकल उसमें ज्यादा चोरी भी शुरू हो गई, मौलिक रचनाएं कम आ रही है, दूसरी रचनाएं ज्यादा आ रही, पर यह एक अवसर। यहाँ पर अब तीन बातें। पहली बात यह कि ये जो डिजिटल युग आया है, ये हमारी तकनीकी प्रगति में हमारी अभिव्यक्ति की नया माध्यम है, इसलिए इसको तो हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा, इसको समर्थन देना ही पड़ेगा। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी तो डिजिटल युग का साधन है ना, नहीं तो हम कैसे बात कर पाते। हम जो साहित्य रचना करें तो ये विचार पर होगा यही कि, और ये अब सारी बात बड़े पैमाने पर आ चुकी है विश्व स्तर पर, सोशल मीडिया में जो काम करें, कि सोशल मीडिया के रहने के बावजूद जो अच्छा लेखन है वो प्रकाशन के रूप में ही मुद्रित रूप में बना रहेगा उसके। और इसीलिए जो डिजिटल में चीजें आ रही हैं उनमें उतनी गंभीरता नहीं है, क्योंकि अधिकांश तो तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, आंसू कवि बन जाते हैं या अपनी तात्कालिक प्रतिक्रिया। लेकिन गंभीर लेखन के लिए अभी भी आपको अपना कागज कलम और आपका प्रकाशन आवश्यक होगा, फिर वो प्रकाशन, फिर लेखन, चाहे वो कंप्यूटर पे हो। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगा अंत में। जी जरूर। आपकी लेखन के अलावा क्या हॉबीज हैं? देखिए, लेखन के बाद जो मैंने कहा कि मैं मुख्य रूप से मुझे लिखना पढ़ना ही अच्छा लगता है। लगातार मुझे जब मौका मिलेगा मैं चाहूंगा मैं अच्छा नाटक लिखूं, मुझे लगेगा कि मैं अच्छा संगीत सुनूं, मैं किसी अच्छी प्रदर्शनी में जाऊं, मैं किसी अच्छे संगीत के लोक संगीत के कार्यक्रम को ऐसा कर। मैं अगर क्लब जाना नहीं होता है, मैं कहीं और जाता नहीं है, अगर मौका मिलेगा तो मैं अच्छा नाटक लिखना चाहूंगा, अच्छी कविताओं की संगोष्ठी में जाना चाहूंगा। उसके अलावा यही है, तो लिखना पढ़ना है, वही लिखना पढ़ना पड़ रहा है। और अंतिम प्रश्न, एक्चुअली प्रश्न नहीं बल्कि अनुरोध है, क्या मैसेज और संदेश क्या देना चाहेंगे नवीनतम उदीयमान लेखकों को? जी, मैं मानता हूँ, देखिए हम बात करें डिजिटल युग में आ गए हैं। मैं अभी वाइस चांसलर को एड्रेस कर रहा था, एक एमआईटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना, वहां मैं गया था अभी 3 दिन पहले। मैंने कहा आज की तारीख में हमारे जो विद्यार्थी अपने गुरु से ज्यादा जानते हैं, उनके पास जो गूगल गुरु है सबसे ज्यादा जानते हैं। अब कोई भी विद्यार्थी अपने शिक्षक से कुछ उपदेश लेने को तैयार नहीं है, और इसलिए आपको अपने को दूसरे ढंग से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई भी उपदेश सुनने को, कोई भी भाषण सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए बेहतर यह है हम केवल अच्छा काम करें, और अच्छे काम के द्वारा अपनी जो भी हमारा योगदान हो सकता है हम उस योगदान करें। इसलिए नई पीढ़ी से भी मेरा कहना है कि केवल गूगल पे भरोसा मत करिए। मैं मानता हूं कि गूगल पे जब मैं चुनाव की बाबत लिखने की कोशिश करता हूं तो कभी भी सही जानकारी नहीं मिलती है।
गूगल में अधिकांशतः गलत जानकारी की भरमार होती है, इसलिए सही जानकारी के लिए आपको मूल स्रोत पर जाना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे नए लेखों से मेरा यही कहना होगा कि गूगल पे आप पहुंच जाइए, अच्छी रचनाएं करते रहिए, पर हाँ, हमारा जो पुराना पूरा उत्तराधिकार है, साहित्यिक सांस्कृतिक उत्तराधिकार है, उसका हम अध्ययन करें। जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतना हम बेहतर रचना दे सकेंगे और हम उसको प्रकाशित करेंगे, वही ज्यादा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वही सुरक्षित रहेगा। डिजिटल वाली चीजें तो पानी के बुलबुले की तरीके से डूब जाएंगे। तो हमें खुश होना चाहिए आपसे बात करने के बाद कि हमारा फ्यूचर ब्राइट है। जरूर जरूर, हम तो काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको संजय जी कि आपने इतना मौका दिया एक आपसे बात करने का। नहीं, ऐसे मौके बीच बीच में निकालते रहे हम लोग। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अनुसार मंच के लिए आपसे बार बार समय लेते रहेंगे, आपसे ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। और नहीं ज्ञान, मुझे लगता है कि जो मेरा अपना अनुभव है, मेरी उन्हीं अभिव्यक्ति को मैं आपसे शेयर करता हूँ, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सर, वंस अगेन।